अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर इतने ज्यादा बदल गए हैं कि अब उन्होंने ईरानी प्रशासन का, ईरानी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। जो डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले ईरान के ऊपर मिसाइलें ताने हुए थे, ईरान के ऊपर हमला करने की लगातार धमकी दे रहे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बदले बदले नजर आ रहे हैं और ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों किया है शुक्रिया अदा, क्या है इसके पीछे की वजह और अब क्या हालात हैं मिडिल ईस्ट के, अमेरिका क्या रुख अपना रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ गाजा को लेकर भी एक टीम बनाने की कोशिश एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने की है। गाजा का फ्यूचर क्या रहेगा, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं, तमाम खबरों पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले बात अपने देश की राजनीति से जुड़ी एक खबर पर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं मुसलमानों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर राजनीति में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी चुनाव होता है तो नजर मुस्लिम वोटर्स पर होती है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स जाएंगे किधर। आप तो जानते ही हैं देश के अंदर एक ऐसा भी माहौल बना दिया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है, चाहे फिर उन्हें वोट किसी को भी देना पड़े। और इसी का फायदा उठाते हुए जो और पार्टियां हैं, वो पार्टियां अब तक मुसलमानों का वोट लेती चली आई थी। असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही हर जगह चुनाव लड़ते हैं, देश की एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो अब मुसलमानों का समर्थन भी उनको मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी जो मुसलमान बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जिनके दिमाग में यह चीज है कि बीजेपी को हराना है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, वो मुसलमान अभी भी असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट ना करके उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। जितना ज्यादा ओवैसी का विरोध किया जा रहा है, उतने ज्यादा लोग मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। बिहार के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस जैसी पार्टी से भी अच्छा प्रदर्शन एमआईएम ने किया बिहार में। फिलहाल मुंबई बीएमसी का चुनाव हुआ, कल रिजल्ट आया और मुंबई बीएमसी का चुनाव देश का एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। मुंबई बीएमसी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। 2017 में जब ये चुनाव हुआ था तो एमआईएम को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 8 सीटों पर जीत हासिल की है। और ये 8 सीटों पर जो जीत हुई है, ये मुस्लिम इलाके में हुई है, जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है। 19 से 20% बीएमसी चुनाव में मुसलमान वोट डालते हैं। अब तक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया करते थे, या समाजवादी पार्टी भी वहां पर लड़ती है, एनसीपी जिसके नवाब मलिक नेता हैं, ऐसी पार्टियों को वोट दिया करते थे। लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, ज्यादातर वोट जो है वो ओवैसी को मिला है। 2 सीटों पर अब तक जीते हुए थे, लेकिन अब 8 सीटों पर जीतकर ओवैसी के प्रत्याशी बीएमसी चुनाव में अपना कब्जा जमा चुके हैं। हालांकि जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में गया है। अब यहां पर भी कुछ लोग ओवैसी को ही कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत गई। अब प्रदर्शन देखिए कैसा रहा है। बीजेपी को 89 मिली है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 29 मिली है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65, कांग्रेस को 24, एमआईएम को 8, एमएनएस को 6, एनसीपी को 3 और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। ओवैसी को जिन सीटों पर जीत मिली है, अब तक इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती चली आई थी या फिर एनसीपी जीतती थी, लेकिन मुस्लिमों ने अब की सबको छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की तरफ भागे। आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, दोस्तों इस विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं। यह हकीकत है दोस्तों। इस बार मुसलमान भले ही कितना भी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दें, समाजवादी पार्टी का साथ दें, लेकिन अब की इन पार्टियों से अलग हटकर मुसलमान एमआईएम के साथ भी जरूर जाएगा। अगर एमआईएम को गठबंधन में ये लोग शामिल नहीं करते हैं तो इन पार्टियों को मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जैसा बिहार के अंदर हुआ। देखिए एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी का हिमायती नहीं बन रहा हूं, ना मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक मुस्लिम लीडर आपके गठबंधन में शामिल होना चाहता है, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो आप उसको जगह क्यों नहीं देते हैं? क्यों उसके ऊपर आपने बीजेपी की बी टीम का टैग लगा दिया है? बिहार के अंदर भी कहा था ओवैसी ने कि मुझे गठबंधन में शामिल कर लो, मैं कुछ सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले जो यूपी का चुनाव हुआ था उसमें भी शामिल नहीं किया गया और आने वाले यूपी के चुनाव में भी शायद ये लोग ओवैसी को गठबंधन में शामिल ना करें। जब भाई आप शामिल नहीं करोगे, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो तो चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े, मुस्लिमों का वोट कहीं से कहीं पर भी काटना पड़े। भाई हर इंसान जब लड़ता है तो जीत के लिए ही लड़ता है। इसलिए बेहतर होगा यूपी में महागठबंधन के लिए कि इनको शामिल कर ले।
मुझे तो ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर सरकार बन जाती है महागठबंधन की, बीजेपी की एनडीए की सरकार हार जाती है, तो ओवैसी कहीं बड़ा पद ना मांगने लगे। इनको इस बात का शायद डर होगा क्योंकि बंदा काबिल है, कहीं उप मुख्यमंत्री का पद ना मांगने लगे। तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो चेहरे हैं, अपने आप को समझते हैं, उनकी तो वैल्यू गिर जाएगी ना। शायद हो सकता है इसलिए शामिल ना करते हो। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका पूरा हमला करने के लिए तैयार था ईरान के ऊपर, लेकिन हमला टाल दिया गया है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो हमला टाला गया है वो सऊदी अरब, तुर्की और कतर की वजह से टाला है, क्योंकि इन तीनों देशों ने अमेरिका से साफ मना कर दिया कि आप ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन तीन देशों के प्रेशर की वजह से अमेरिका ने अपना हमला टाल दिया, ऐसी खबरें चल रही हैं। अब यहां से दो चीजें निकल के आती हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है तो उसके पीछे ये अरबी देश ही हैं। अगर अरबी देश चाहें अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में कुछ भी करता है अमेरिका तो उसका साथ ये मिडिल ईस्ट के अरबी देश देते हैं। अगर ये साथ देना बंद कर दें तो फिर कुछ नहीं होगा। अमेरिका का बेस बने हुए हैं, एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देते हैं। फिलहाल फांसी की सजा की जो चर्चाएं चल रही थी कि जो प्रदर्शनकारी पकड़े गए हैं, ईरान उनको फांसी पर लटका रहा है। फिलहाल ईरान ने फांसी की बात से इनकार कर दिया है कि हम फांसी पर नहीं लटका रहे हैं, बस सजाएं दी जा रही है। और सजा इस हद तक दी जा रही है कि घर घर में जाकर जो ईरान की पुलिस है, ईरान की सेना है, वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। और उसका कहना है IRGC का कि जब तक एक एक खुफिया एजेंसियों का कि जब तक एक एक घर में जाकर तलाशी करके एक एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेंगे तब तक हम सर्च ऑपरेशन चलाते रहेंगे। फिलहाल फांसी की बात से मना किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है ईरान का। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि 800 से ज्यादा लोगों की फांसी टलना एक अच्छी बात है। उन्होंने इस बात के लिए ईरान प्रशासन का, ईरानी शासन का शुक्रिया अदा किया। ईरान के अंदर किसी को फांसी दी गई है, ऐसी घटना अभी तक कोई सामने तो नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में मौजूद एक गैर सरकारी संगठन HRANA इसने कहा है कि ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में 52 कैदियों को फांसी दी है, जिसमें से 5 से 14 जनवरी को फांसी दी गई है। अमेरिका के अंदर बैठा हुआ एक संगठन जो गैर सरकारी संगठन है वो इस तरह का दावा कर रहा है, जबकि मीडिया को पता ही नहीं है कि फांसी दी गई है। तो ये जो संस्थाएं हैं ना, जो अमेरिका ने अपनी ही बना रखी हैं, ऐसी संस्थाएं रिपोर्ट जारी कर देती हैं और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। दुनिया में सबसे गरीब देश कौन है, दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है, कहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी है, ये सारी चीजें जो डिसाइड करती हैं वो अमेरिका के अंदर बैठी हुई संस्थाएं ही हैं। तो अमेरिका को तो टॉप पर वैसे ही होना है। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा कि गाजा के अंदर जब सीजफायर हुआ था तो 20 पॉइंट लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। पहला फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज शुरू हो गया सीजफायर का गाजा के अंदर। फेज 2 सीजफायर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत गाजा के अंदर बहुत सारा निवेश किया जाएगा। गाजा में फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, लोगों को काम दिया जाएगा। गाजा का नक्शा बदलने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। सीज फायर की पहली स्टेज में कैदियों की अदला बदली हुई, खाना पानी अंदर गया और अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है। तो इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर गाजा को फिर से बसाने पर लगी हुई है। बहुत सारी योजनाएं वहां पर लागू की जाएंगी, सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। और बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, बिजनेसमैन वहां पर पहुंचेंगे, एक अलग ही नक्शा बनाया जाएगा गाजा का। और आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से एक अलग नक्शा बनाया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है कि गाजा को इस तरह से बनाया जाएगा कि एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। तो जब ये सब कुछ होगा अमेरिका की तरफ से, तो जाहिर सी बात है वहां पर चलेगी किसकी? अमेरिका और इजराइल की। हथियार के दम पर ना सही, दुनिया की नजर में अच्छा बन के गाजा को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ये लोग अब करना चाहते हैं और कर ही चुके हैं लगभग। जैसे ग्रीनलैंड की बात चल रही है, ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने में शामिल करना चाहता है। कनाडा ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों को धमकी दे दी है कि कोई भी अगर ग्रीनलैंड के सपोर्ट में आता है तो उसके ऊपर डबल टैरिफ लगा दूंगा। तो इस तरह की बचकानी बातें, इस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में और क्या क्या करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।